हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है। यूपीएसआई 14 मार्च 2026 को यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा की जो परीक्षा हुई है 14 मार्च 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है उसमें जो सभी 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 भागों से मिला करके 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी पार्ट में 40-40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 4 पार्ट में 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सभी 160 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में उसका आंसर की देखेंगे और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। व्याख्यात्मक तरीके से हम लोग सभी 160 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें केवल आंसर की नहीं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व करते हुए चलूंगा दोस्तों। तो यहाँ आपका शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ये हिंदी भाषा से था। सेक्शन 1 में हिंदी भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, अर्थात गलत वाक्य का चयन करना है आपको। तो मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन को अगर मैं पढ़ता हूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधे राइट आंसर बताऊंगा और उसका एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण में आदर सूचक सर्वनाम हमेशा आप के साथ और क्रिया भी आदर सूचक यानी कि बहुवचन रूप लगनी चाहिए। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा जब भी आप आए मुझसे मिले। तो यहाँ पे आपका अशुद्ध जो है यही यानी कि गलत वाक्य आपका यही हो जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो यहाँ पे सर्वनाम होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में हम जो है क्या है, ये उत्तम पुरुष है और उन्हें यानी कि उन्हें जो है वो क्या है, अन्य पुरुष है। तो यहाँ इस वाक्य में हम उत्तम पुरुष और उन्हें अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, जो दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रेंडिंग है और इस पे सवर्ण समाज के लोग जो हैं, खास करके ब्राह्मण बिरादरी में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि सही बात है, किसी के भी भावनाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है पंडित इसी पे बवाल मचा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। किसी के भी भावनाओं को आप लोग सरकार या गवर्नमेंट कोई भी किसी के व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसमें 3 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसरवादी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे अवसरवादी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति या अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने विचार या पक्ष बदल लेता है उसे अवसरवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अवसरवादी करेक्ट हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है कपकपी छूटना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या है? कपकपी छूटना मुहावरे का मतलब होता है डर से शरीर कांपना। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डर से शरीर कांपना। क्योंकि अत्यधिक भय या कड़ाके की ठंड के कारण शरीर के अनियंत्रित रूप से कांपने को कपकपी छूटना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ एक वाक्य समाप्त करना है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ क्या आता है हमेशा आपका पूर्ण विराम का। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सामान्य सकारात्मक हो या नकारात्मक उस वाक्य के पूरी तरीके से समाप्त होने पर पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है घंटी बजी है कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई जो शब्द लगा है ना, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्योंकि कोई का मतलब क्या है? देखिए यहाँ कोई शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे कि किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, और जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो तो वे क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे सातवां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? तो यहाँ 7 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। क्यों? क्योंकि बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। यहाँ पे 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और इस वाक्य में इसलिए जो लगा हुआ है ना, ये इसलिए जो है यह शब्दों यानी कि 2 शब्दों को उपवाक्यों को जोड़ रहा है।
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चित्रलेखा। चित्रलेखा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास है जो पाप और पुण्य की दार्शनिक मीमांसा करता है। बाकी गोदान प्रेमचंद का और अनामिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। आगे 9वां प्रश्न है आपका कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर जो होता है ना, उसका हो जाएगा आपका बिल्कुल अनपढ़। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे, क्योंकि यह एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है निरक्षर या बिल्कुल अनपढ़ होना, जिसके लिए लिखे हुए अक्षर काले भैंस के समान निरर्थक बताया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या होगी। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम जो है वो अस्थिर होता है। क्यों, क्योंकि ओछे का अर्थ है नीच या दुष्ट व्यक्ति और भीति का अर्थ है दीवार, यानी जिस प्रकार बालू रेत की दीवार कभी भी ढह सकती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का प्रेम या मित्रता कभी भी टूट सकता है, यानी कि अस्थिर होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन संराम हृदय गुनी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यह 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ क और 9 वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कंकन किकिन नुपुर धुनी सुनी। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे 12वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो यह जो है आपका है मंजूल भगत का, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे मंजूल भगत करेक्ट हो जाएगा। अनारो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मंजूल भगत द्वारा लिखा गया एक लोकप्रिय उपन्यास है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका मौत, ऑप्शन नंबर आपका बी मौत, क्योंकि मौत एक तद्भव शब्द है जिसका संस्कृत तत्सम रूप होता है मृत्यु। यहाँ पे रक्षा, नयन और सत्य है, सत्य जो है ये तीनों मूल रूप से क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन यही आपका मौत जो है वो तत्सम है और तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या, मृत्यु। चलिए 14 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है कि इच्छा का परिवाची शब्द क्या होगा। तो इच्छा का परिवाची शब्द होता है आपका लालसा, ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इच्छा के जो अन्य परिवाची शब्द होते हैं वो लालसा, कामना, चाह, अभिलाषा और आकांक्षा होते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां है यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेतुमद भूतकाल, क्योंकि जब भूतकाल की एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। यहाँ फसल का अच्छा होना वर्षा पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि दादी जी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वाक्य में शाम को शब्द क्रिया जो है वो मंदिर जाने के समय यानी कि काल का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संत रविदास जी की इस प्रसिद्ध ये पंक्ति जो है वो संत रविदास जी की है और इस पंक्ति में उन्होंने कहा था कि यदि मनुष्य का हृदय यानी कि मन पवित्र है तो उसे तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही तीर्थ के समान पुण्य मिलता है। आगे 18वां प्रश्न है कि न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो न्यून में जो हुआ है वो ई और उ का हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है न्यून का संधि विच्छेद नी धन ऊन होता है। यहाँ यौन संधि के अनुसार ई और उ मिलकर यू बनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ ए में जो है ए में कह रहा है कि में दिन रात होना चाहिए और बी में क्या आपने भोजन किया है होना चाहिए और डी में पोशाक स्त्रीलिंग है इसलिए नई पोशाक होना चाहिए। तो केवल सी जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है,
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला आपका 20वां प्रश्न पूछा गया है, धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है? धूप के धान जो काव्य है इसके रचयिता है गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धूप के धान आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का ये क्या है, प्रसिद्ध काव्य संरचना है। 21वां प्रश्न है कि वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका किसको, कैलाश वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे कैलाश वाजपेयी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ हिंदी कवि कैलाश वाजपेयी जी को उनके इस चर्चित कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 22वां प्रश्न है कि सहन करने की शक्ति वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, सहिष्णु। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर कष्ट, विपरीत विचारों या परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति होती है उसे सहिष्णु या टोलरेंट कहा जाता है अंग्रेजी में, सहिष्णु या टोलरेंट। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द पहचानिए। तो श्वास जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वास संस्कृत मूल का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है सांस। अन्य विकल्प जो है वो सब क्या है, तद्भव है, जैसे कि अंधा का तत्सम अंध होता है, कबूतर का कपोत होता है, आसरा का आश्रय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी श्वास जो है वो इसका तत्सम रूप है, क्योंकि इसका तद्भव होता है आपका सांस। आगे 24वां प्रश्न है कि वह थक कर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वाक्य में थक कर एक पूर्वकालिक क्रिया है जो यहाँ मुख्य क्रिया यानी कि सो गया की स्थिति या रीति बता रही है, तो अतः यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रही है। यहाँ पे क्रिया विशेषण आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न है कि यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ जो है वाच्य जो होगा वो आपका हो जाएगा संकेतवाचक, क्योंकि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे या शर्त का बोध हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 26वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द है आपका एकादश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकादश करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एकादश एक संस्कृत तत्सम शब्द है जिसे हिंदी में हम तद्भव में 11 कहा जाता है, 11 या 11। आगे 27वां प्रश्न है कि बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा या वजन का बोध कराते हैं, जैसे कि 3 किलो घी, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण यानी कि निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। 28वां प्रश्न, निम्न विकल्पों में से यण संधि पहचानिए। तो यण संधि जो है कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूधन अल्प। सूधन अल्प, क्योंकि सूधन अल्प बराबर स्वल्प, यहां उ और अ के मेल से व बन रहा है जो यण संधि का नियम है। वार्तालाप में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। पावन में क्या हो जाएगा, ये पौधन अन बराबर हो जाएगा पावन, पावन में अयादि हो जाएगा, और यथैव में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। यथाधन ए बराबर, ये यथाधन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका यथैव हो जाएगा, ये पौधन अन बराबर हो जाएगा आपका पावन, और वार्तालाप हो जाएगा ये वार्तालाप, और ये हो जाएगा आपका सूधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा स्वल्प। तो यहाँ पे क्या है आपका उ और अ मिलके क्या बन रहे हैं, व बन रहे हैं। उ और अ मिलके व बना रहा है, यही आपका यण संधि हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है राधा ने। वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है राधा ने जो है क्या है, एक विस्मयादिबोधक अव्यय है जो मन के भावों यानी कि हर्ष, उल्लास या प्रशंसा को प्रकट कर रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानिए। तो इसका उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके। क्योंकि जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके यानी कि जिस बात या वस्तु को वचनों यानी कि शब्दों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित नहीं किया जा सकता है उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर के प्रश्न में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुमने करा है यह सारा काम। देखिए, यह सारा काम तुमने किया है, यहाँ हिंदी व्याकरण में करा है का प्रयोग मानक नहीं माना जाता है। क्रिया है, शुद्ध क्रिया रूप है, साथ ही वाक्य का पदक्रम विकल्प डी में बिल्कुल थोड़ा सा सटीक दिख रहा है। तो यहाँ पे अच्छा शुद्ध वाक्य, सॉरी, यह सारा काम तुमने किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31वां में करा जो है ये गलत होगा, ये हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे यह सारा काम तुमने किया है करेक्ट हो जाएगा। आगे 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द बताइए। तो अनेकार्थी शब्द जो होता है, जैसे इसमें आपका हो जाएगा एक, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्क। क्यों? क्योंकि अर्क एक अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि सूर्य, रस, सत्व, तांबा। तो यहाँ पे आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। 33वां प्रश्न है आपका, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था केदारनाथ सिंह को। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि और आलोचक केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 34वां प्रश्न है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इन पंक्तियों में तो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर हुई है, तो यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे कोई विकार ना हो। तो यहाँ 35 नंबर के प्रश्न में आपका निर्विकार, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें कोई दोष, परिवर्तन या विकार न उत्पन्न हो उसे हम निर्विकार कहते हैं। आगे अब 36 से लेकर 40 तक के जो 4 प्रश्न है वो आपके इस गद्यांश से दिए गए हैं। गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदा दूसरों की बुराइयों पर ही टिकता है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव केवल परीक्षान द्रवेषण में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। इसके मूल में इसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरे की सहज उन्नति को वह अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय, स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। परनिंदा को ही शास्त्रों में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं और अपने दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी है। तो यहाँ पे 36 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गद्यांश में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूसरों के दोष को दिख रहा है। क्योंकि गद्यांश की पहली ही लाइन में लिखा गया है कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि वह उसकी दृष्टि सदा दूसरों की बुराइयों पर ही टिकी रहती है। 37वां है कि गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है। तो अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है आत्मनिरीक्षण करना। क्या है? आत्मनिरीक्षण करना। क्योंकि गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य आत्मनिरीक्षण को भुलाकर अपना जीवन दूसरों के दोष खोजने में बिताता है, अतः अहंकार से मुक्ति के लिए अपने भीतर झांकना यानी कि आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। 38वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ये कैसे नष्ट हो जाते हैं? ईर्ष्या के वश में होने पर। क्योंकि गद्यांश में स्पष्ट उल्लेख है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय, स्वास्थ्य और सद्वृत्ति यानी सदाचार के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। उसके ईर्ष्या का दाहक स्वरूप उसके समय, स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। आगे 39वां प्रश्न है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में किस किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है। तो यहां जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है। तो यहां हो जाएगा आपका दूर। क्यों? क्योंकि यहां गद्यांश में दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियां जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनमें कि दूर जैसे कि दुष् उपसर्ग लगा है। ध्यान दें कि यहाँ पे परिच्छांद्रवेषण और परनिंदा में पर अव्यय शब्द के रूप में समास में आया हुआ है। तो यह स्वतंत्र क्या है? संस्कृत उपसर्ग में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है दूर जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
40वां प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? क्यों नहीं देखना चाहता? ईर्ष्या भाव के कारण। क्योंकि गद्यांश की दूसरी लाइन में ही कहा गया है कि दूसरे की सहज उन्नति को अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है, तो यह आपका ईर्ष्या भाव के कारण करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 41। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन 2 शुरू हो रहा है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ कह रहा था कि भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 66 सी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 सी पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति धोखे से या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो धारा 66 सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 42वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान का अनुच्छेद 235। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को राज्य की अधीनस्थ अदालतों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट पर नियंत्रण का अधिकार देता है। इसमें जिला न्यायाधीशों और न्यायपालिका सेवा के अन्य सदस्यों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टियां भी शामिल होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है? यह 43 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर। क्योंकि रेशम के कीड़ों यानी सिल्क वार्म का पालन करके रेशम का उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सेरीकल्चर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एपीकल्चर जो है क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। आगे 44वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका सन 2010 में। पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 45वां प्रश्न है कि कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं? तो ये है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्योंकि 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से यानी कि मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित न करता हो। आगे 46वां प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए, वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना, यह अधिनियम भारत में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करने और उनके अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। 47वां प्रश्न है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अफीमयुक्त दवा निकाली जाती है? तो उसका नाम है आपका पापावार सोमनीफेरम। क्योंकि हेरोइन अफीम पापावार सोमनीफेरम नामक खसखस यानी पोस्ता के पौधे से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर पे, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
क्योंकि इसके बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार निरर्थक है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक हो जाएगा, क्योंकि धातु सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक यानी कि Zn जो है, जिंक का जो है वो Zn सूत्र होता है, कॉपर यानी Cu से ऊपर स्थित है, इसलिए यह अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सोना और चांदी कॉपर से कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे जिंक आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थीं? तो यहाँ 50 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नियामक टी कोशिकाएं, क्योंकि रेगुलेटरी टी सेल्स जो है, यह समसामयिकी करंट अफेयर का प्रश्न है। रेगुलेटरी टी सेल्स हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करती है ताकि वो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला न कर सके। 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर माना जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर वह वयस्क माना जाता है। हालांकि कुछ जघन्य अपराधों में 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चला जा सकता है। 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? तो 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण रिक्त होता है तो रिक्त की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर अगला प्रश्न है कि नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा। ऑप्शन नंबर आपका डी, नामधारी यानी कि कूका आंदोलन की शुरुआत बाबा राम सिंह ने की थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में आई बुराइयों को दूर करके उसे वापस उसी खालसा परंपरा के अनुरूप ढालना था, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न। चौवन नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के भाग 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। 55 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, क्योंकि NCBC एक संवैधानिक निकाय है जो कि 102वें संविधान संशोधन के बाद से बना है, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च जो है वो अधिकारी होता है आपका DGP होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, किसी भी राज्य उत्तर प्रदेश सहित के पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP होता है। अगला 57 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग सीमा पार आवाजाही नियम 2008, क्योंकि कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरों को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए भारत सरकार ने 2008 में ये विशेष कानून बनाया था। आगे 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आपका 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रारंभिक रूप से 6 महीने तक लागू रहता है और इसे अधिकतम 3 वर्षों तक यानी कि 6 माह करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे 59 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 3 चरण होते हैं।
कौन कौन सा होता है? यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला होता है प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा और उसके बाद से इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है। आगे 60 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका। 60 नंबर पे अगला प्रश्न है कि भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आरबीआई के गवर्नर ने। ऑप्शन नंबर आपका बी आरबीआई के गवर्नर करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रणाली शुरू की गई। 61 नंबर पर अगला प्रश्न है कि किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका न्यूजीलैंड को। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का माओरी जो स्थानीय आदिवासी नाम जो है, इसका अर्थ ही है लंबे सफेद बादलों की भूमि, यानी लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका न्यूजीलैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 62 नंबर अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्योंकि संसद की समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी जो हमेशा अस्तित्व में रहती है और एक तदर्थ यानी कि एडहॉक पे, तो जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाती है एडहॉक वाली और काम पूरा होने पर समाप्त हो जाती है। तो लोक लेखा यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति क्या है? एक प्रमुख अस्थायी समिति है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 63 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का आपस में विलय हुआ था? तो ये हुआ था आपका किसी कारण राज्य अपहरण का सिद्धांत, एक तरीके से कहें तो राज्य अपहरण का सिद्धांत, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुत्र नहीं होता है तो दत्तक पुत्र को अमान्य कर दिया जाएगा और उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो एक तरीके से क्या है, ये राज्य अपहरण का सिद्धांत था। अगला 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? तो यहाँ 64 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मक्का। क्योंकि मक्का जो है, मक्का, गन्ना और ज्वार, ये C4 पौधों के बेहतरीन उदाहरण है। ये पौधे गर्म और शुष्क जलवायु में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी को बचाने में अधिक कुशल होते हैं। आगे 65 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका कठोर दायित्व के अपराध, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कानून में मेंस रिया का अर्थ है आपराधिक इरादा या दोषी मन। तो हत्या या चोरी में इरादा साबित करना होता है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसे कि ट्रैफिक नियम तोड़ना या खतरनाक फैक्ट्री से गैस लीक होना, इसमें आपका इरादा क्या था यह मायने नहीं रखता है, केवल कृत्य का होना ही सजा के लिए पर्याप्त होता है। यहाँ पे कठोर दायित्व के अपराध आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर पर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? तो ये लोग होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर आपका डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग, पूर्व में जो है इसको योजना आयोग कहा जाता था, इसके सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। आगे 67 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन के एक प्रणाली की अनुमति देता है। क्योंकि भारत में अमेरिका की तरह शक्तियों का अत्यंत कठोर पृथक्करण नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू होता है, ताकि कोई भी एक अंग संसद, सरकार या कोर्ट निरंकुश न हो सके। नेक्स्ट आगे 68 नंबर पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है?
संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को संसद द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। अगला है मानव मादाओं में निषेचन डैश डैश में होता है। तो ये कहाँ होता है? मानव मादाओं में जो निषेचन होता है ये कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाही नालिका में। क्योंकि महिलाओं में अंडे और शुक्राणु का मिलन निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंडवाही नालिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसके बाद भ्रूण यानी गर्भाशय में जाकर वहाँ पे विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब करेक्ट हो जाएगा। आगे 70 नंबर पर अगला प्रश्न है कि मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिस्टामाइन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हिस्टामाइन। क्योंकि जब शरीर किसी एलर्जी जैसे कि धूल या परागकण के संपर्क में आता है तो मास्ट कोशिकाएं हिस्टामाइन छोड़ती हैं, जिससे एलर्जी के लक्षण जैसे खुजली, छींक या सूजन होती है। इसलिए एलर्जी की दवाओं को एंटी हिस्टामाइन कहा जाता है। आगे 71 नंबर पर प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? तो यहाँ होता है आपका धारा 398, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे धारा 398 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नए आपराधिक कानून BNSS भारतीय न्याय संहिता, तो नए आपराधिक कानून BNSS जो CRPC की जगह लाया गया है, इसमें धारा 398 विशेष रूप से गवाह संरक्षण योजना यानी कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 398 करेक्ट हो जाएगा। आगे 72 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी सरकार को देश की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा महसूस होता है तो वह IT एक्ट की धारा 69A का उपयोग करके वेबसाइटों, एप्स, एप्लीकेशन या सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक या अवरुद्ध कर देती है। आगे 73 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? भारत में आयकर का प्राथमिक जो कानून होता है वो होता है आपका आयकर अधिनियम 1961, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्यों? क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स के रूप में आयकर का मुख्य संचालन आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा ही होता है। 74 का राज्य उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 6 महीने, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि चूंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है अनुच्छेद 62 के अनुसार, इसलिए उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं। आगे 75 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? तो 75 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। क्यों? क्योंकि यह कानून 1894 के पुराने अंग्रेजों के जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लाया गया था, ताकि किसानों और जमीन मालिकों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा और पुनर्वास मिल सके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 76, 76 में अगला प्रश्न पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका सन 2015 में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से यह 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। आगे 77 में अगला प्रश्न है कि मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोपाज, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल की परतों में समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल और उसके नीचे की सीमा को स्ट्रेप्टोपाज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 78 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है 78 की श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ राज्य 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया? तो यह रद्द करने का कारण था ऑप्शन नंबर ए, यह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था।
क्यों, समझिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था और यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो ये है आपका गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि गूगल ड्राइव इंटरनेट क्लाउड के माध्यम से डेटा को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। बाकी सभी जो है आपके स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं। 80 नंबर अगला प्रश्न है कि नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जब नेटवर्क में सिग्नल लंबी दूरी तय करती है तो वे कमजोर यानी कि एट्यूनेट हो जाते हैं। रिपीटर इन सिग्नल को प्राप्त करता है और उन्हें मजबूत यानी कि एम्पलीफाई करता है और फिर उसे आगे भेजता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से शुरू हो रहा है आपका सेक्शन 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे 81 नंबर अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि 15,000 रुपये को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और 3 वर्ष के बाद कुल राशि 17,700 रुपये हो जाती है तो अर्जित ब्याज की गणना करिए। तो यहाँ दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुल राशि में से हम घटा देंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल राशि से क्या हो रहा है 17,700, तो 17,700 में से हम माइनस कर देंगे आपका 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,700 रुपया। 2,700 रुपये कहाँ है, ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अर्जित ब्याज हो जाएगा। 82 है आपका 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.03 गुणे 0.04 गुणे 0.05 बटे 0.2 गुणे 0 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल तरीका दोस्तों, यहाँ पे जब समान देखिए अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान संख्याओं जैसे 0.2 और 0.4 ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पे 0.2 भी है 0.4, तो जब अंश और हर में समान संख्याओं को काट दिया जाता है तो शेष बचेगा, जैसे कि आप इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बचेगी 0.06 सॉरी इसका बचेगा आपका 0 पॉइंट बच गया क्या है 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.5, तो इसको पूरा हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.06 गुणे कर देंगे आपका ये 2 3 6 हो गया, ये 0.5 बराबर ये हो जाएगा आपका 0.003 अर्थात 0.03। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, ये सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 72,900। लेकिन कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आप 81 गुणे 81 गुणे 100 बटे कर दीजिए 9 से, क्योंकि 81 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है, तो जब इसको काटेंगे तो 9 81 कट गया, अब ये बच जाएगा आपका 9 गुणे 81 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 81 गुणे 9 करेंगे तो 729 आएगा, 729 गुणे 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72,900। आगे 84 में पहला प्रश्न है कि पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ जो है आपका जब हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा पूरब में, ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणावर्त में जो है वो प्लस घूम रहा है, दक्षिणावर्त में घूम रहा है कितना 225 डिग्री और वामावर्त में वो घूम रहा है -90 डिग्री और -225 डिग्री। तो यहाँ पे कुल जो परिणाम निकलेगा ना इसका, इसमें आपका +225 माइनस कर देंगे आपका 90 माइनस कर देंगे 225, तो ये आ जाएगा आपका -90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री वामावर्त। तो दक्षिण दिशा से 90 डिग्री वामावर्त यानी कि बाएं घूमने पर क्या होगा, दक्षिण से बाएं घूमेंगे तो क्या आएगा आपका पूरब आएगा, तो यही आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं होगा आपका यहाँ पे 1003, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 1003, क्योंकि 1003 को 17 से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि 17 गुणे 59 बराबर 1003, तो इसलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जो नहीं है वो हो जाएगा आपका 1003, बाकी सब जो है क्या यहाँ पे अभाज्य संख्या है। आगे 86 नंबर पे अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं P और Q के लिए दो संक्रियाएं परिभाषित करिए। तो यहाँ पे जो है इसको परिभाषित करना जो है, इसका वैल्यूएशन जो दिया हुआ है कि 37, अच्छा इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले क्या हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,808। यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है 37 41, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, 37 धन 41 धन 8 गुणे हो जाएगा आपका 37 गुणे 41, ये हो जाएगा आपका 78 धन 8 गुणे हो जाएगा आपका 1517, 37 गुणे 41 बराबर ये हो जाएगा आपका 78 धन 12,136 बराबर ये हो जाएगा आपका 12,214। अब सेकंड वाले में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,214 माइनस 29 माइनस 13 गुणे हो जाएगा आपका 29। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,214 माइनस 29 माइनस 377 बराबर ये हो जाएगा आपका 12,214 माइनस हो जाएगा आपका 406 बराबर ये आ जाएगा आपका 11,808। यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 87 कह रहा है कि कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर और चलती है और अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। कियारा अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उत्तर की ओर 25 मीटर, सॉरी हाँ उत्तर की ओर 35 मीटर, क्योंकि यहाँ जो है चूंकि यहाँ पे बाएं मुड़ रही है, सबसे पहले उत्तर की ओर मुड़ रही है 25 मीटर, फिर उसके बाद से दाएं मुड़ रही है 30 मीटर, फिर बाएं मुड़ रही है 10 मीटर और फिर बाएं पश्चिम की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। चूंकि वो पूर्व में 30 मीटर गई, वापस पश्चिम में 30 मीटर आ गई, वो अपने शुरुआती बिंदु की सीधी रेखा में है, यानी कुल दूरी जो है उसका 25 प्लस 10 हो जाएगा, 25 और प्लस 10, तो 25 और प्लस 10 बराबर आपका यही 35 मीटर हो जाएगा। तो कुल दूरी उसका जो है वो 35 मीटर हो जाएगा। आगे 88 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 शंकु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 शंकु। लेकिन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन और एक शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है, यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे H1 बटे हो जाएगा आपका ये 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे H2। तो इसमें जब यहाँ त्रिज्या r समान 7 सेंटीमीटर है, कितना है त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, और इसलिए वे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H1 बराबर H1 बटे हो जाएगा H2 ब्रैकेट में हो जाएगा ये
H2/3, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 24/8/3, 8/3 बराबर ये 24 × 3/8, 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, तो ये 9 शंकु आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर अगला प्रश्न है कि एक फैक्ट्री हर महीने 10,110 बल्ब बनाती है, यदि 20% बल्ब खराब है तो कितने बल्ब खराब हुए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2022 बल्ब। क्यों? क्योंकि खराब बल्बों की संख्या जैसे कि आपका कितना है 10,110 गुणे इसका हम निकाल देंगे 20%, तो यहाँ पे आपका 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 111 गुणे 20, तो सॉरी 10,011 गुणे 20, सॉरी 0 भी कट जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 10,11 गुणे 2 बराबर 2022। आगे 90 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2200 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चाल को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, तो 72 गुणे 5/18 जब करेंगे आप 72 गुणे 5/18, क्योंकि उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, क्योंकि 72 गुणे 5/18 करेंगे तो 18 चौको 72, 4 पचे 20, ये 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब कुल तय की गई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो यानी क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, तो हो जाएगा आपका 20 गुणे 120, ये तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 120 यानी कि 2400 मीटर। अब कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 2400 में से क्या करेंगे 2400 ये हो गया और प्लस 200 मीटर ये लंबाई हो गई, सॉरी माइनस करेंगे 2400 माइनस 200 बराबर 2200 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 91 नंबर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकोमोडेशन शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन में केवल एक यन है, जबकि शब्द डोमिनेंट बनाने के लिए 2 एन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 92 कह रहा है कि एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपये प्रति किलो और 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाता है और मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो यहाँ जो है सीपी यानी क्रय मूल्य जो है क्या हो जाएगा उसका 20 गुणे 50। इसको हल करना है तो आप समझिए, सबसे पहले इसका सीपी निकाल देंगे। देखिए सीपी हो जाएगा कुल क्रय मूल्य 20 गुणे 50 प्लस हो जाएगा आपका 30 गुणे 35 बराबर ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 1050 बराबर ये हो जाएगा आपका 2050। अब कुल मात्रा जो है वो 20 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा? कुल मात्रा 20 प्लस 30 बराबर हो जाएगा आपका 50। कुल मात्रा हो गया 50 किलो। अब कुल विक्रय यानी कि अब उसका एसपी निकालेंगे। कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 50 गुणे 42। कुल विक्रय हो जाएगा आपका 50 गुणे 42 बराबर ये हो जाएगा आपका 2100 रुपया। अब लाभ जो है आपका एसपी माइनस सीपी, तो लाभ उसका हो जाएगा आपका लाभ बराबर एसपी यानी कि 2100 माइनस हो जाएगा आपका 2050 यानी कि 50 रुपये। तो यह 50 रुपये कहाँ है? 50 रुपये का लाभ होगा उसको। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 50 रुपये का लाभ होगा।
आगे 93 नंबर पे अगला प्रश्न है कि दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं सॉरी, उनकी लंबाइयों का HCF 2 सेंटीमीटर है और उनका गुणनफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। उनके LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करिए। तो 93 नंबर के प्रश्न में आपका LCM गुण HCF क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 462 संबंध 1। देखिए कैसे, देखिए सूत्र के अनुसार LCM गुणे HCF होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए LCM गुणे 2 बराबर क्या दिया हुआ है? 1848। आगे जब हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा LCM बराबर 1848 बटे में हो जाएगा 2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 924 हो जाएगा। ये 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 924। उसके बाद LCM और HCF का अनुपात, तो LCM और HCF का जो अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 924 संबंधे 2 बराबर 462 संबंधे 1। 462 संबंधे 1 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 94 नंबर अगला प्रश्न है कि 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 42 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो यहाँ जो है आपका सबसे पहले जो है इन सभी का LCM निकाल लेंगे। तो ये 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 का LCM निकालेंगे तो इनका LCM हो जाएगा आपका 1260 सेकेंड, 1260 सेकेंड। अब 1260 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1260 को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 6 से 6 कट गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 कम 6 21, ये हो जाएगा आपका 21 मिनट। ठीक है, यानी कि हर 21 मिनट में वे एक साथ बजती हैं। तो 42 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी? तो 42 मिनट बजेंगी वो 42 बटे 21 बराबर 2, यानी कि 2 बार, चूंकि वे शुरुआत में 2 बार बजेंगी, चूंकि वे शुरुआत में भी एक साथ बजी थी इसलिए कुल हो जाएगा आपका 2 + 1 बराबर 3 बार बजेंगी। 3 बार कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे 3 बार जो है आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, 3 टाइम। आगे 95 नंबर अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए जिसमें से 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाया है? तो 95 नंबर के प्रश्न में आपका हो जाएगा 48.72, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बाउंड्री से बनाए गए रन जो है वो 5 × 4 + 10 × 6, यानी कि 5 चौको 20 और प्लस 10 छक्के 60, यानी कि 80 रन हो गया बाउंड्री से बनाया। और दौड़ कर बनाए गए रन क्या हो जाएगा आपका? टोटल बनाया कितना वो? 156। तो यहाँ पे 156 माइनस हो जाएगा आपका 80 बराबर ये हो जाएगा आपका 76 रन। तो 76 रन यानी कि इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 76 बटे में इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 76 बटे 156 गुणे 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48.7179, यानी कि 48.72% आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 96 कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। एक दुकानदार 12% और 25% की क्रमिक छूट देता है। यदि फिर भी 20% का लाभ होता है तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका 5280 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 9600 गुणे हो जाएगा आपका 1 - 0.12 गुणे हो जाएगा आपका 1 - 0.25। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9600 गुणे 0.88 गुणे 0.75 बराबर ये आपका हो जा रहा है कितना?
₹36 के। तो अब क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 20% लाभ है, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका सीपी गुणे 1.20 बराबर ये आपका हो जा रहा है 6336 के। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी बराबर 6336 बटे में आ जाएगा आपका 1.20। इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5280 रुपये। यही 5280 रुपये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 97 कह रहा था कि ए और बी क्रमशः ₹2400 और ₹16,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 1 महीने के बाद सी ₹20,000 के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ जाता है। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ ₹55,000 है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16,000 रुपये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें क्या करना है आपको, देखिए 2 वर्ष यानी कि 24 महीना, तो 24 महीने के लिए निवेश का अनुपात सबसे पहले ए का निवेश है जो है 24,000 गुणे 24 कर देंगे, फिर बी का निवेश 16,000 गुणे 24 हो जाएगा, और सी का निवेश 6 महीने बाद आया यानी कि 18 महीने रह गया वो, तो 20,000 गुणे उसका 18 कर देंगे, तो इसका 24 गुणे 24 मतलब कि इसमें हो जाएगा आपका लास्ट में बी का जो हिस्सा निकलेगा ना वो 16/55 गुणे 55,000 रुपये आपका आएगा। तो इस चूँकि जगह नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे पूरा सॉल्व करने का, इसलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है उतना गणित वाले प्रश्न में। बाकी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे 16,000 रुपये आपका राइट आंसर आएगा, निकालिएगा तो निकल जाएगा। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, नहीं तो समझाने में मज़ा आता है। आगे 98 का रहा है कि यदि ए संबंध बी का ए हैज़ बी बराबर A² + 9 AB + 7B² है तो 3 हैज़ 4 का मान ज्ञात करिए एक तरीके से। तो यहाँ जो है 98 नंबर प्रश्न को जब आप हल करेंगे ना तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा 229, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि इसमें समीकरण a बराबर 3 और b बराबर 4 रख के मान लगाएंगे। a बराबर 3 और b बराबर 4, तो यहाँ पे 3 का देखिए, चलिए हल कर देते हैं थोड़ा सा। a बराबर 3 और b बराबर 4, तो यहाँ पे समीकरण को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 4 प्लस 7 4 का स्क्वायर। मान रखना है, बस इसमें मान रखना है। अब ये हो जाएगा आपका 3 तरीके 9 प्लस 9 3 7 108, 9 3 27 को 108 और प्लस 7 और प्लस 16। अब जब इसको हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 108 प्लस 112, क्योंकि 7 16 7 112, तो ये हो जाएगा आपका 229। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 का है कि 1000 मीटर के दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। यदि उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है तो ए सी को उस दौड़ में कितने मीटर से हरा देता है। तो यहाँ 99 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 625 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए और सी का जो अनुपात निकालेंगे ना उसमें आपको जो है ये निकल करके आएगा लास्ट में आपको 1000 में से 375 मीटर घटा दिया जाएगा। 1000 में से 375 मीटर घटा देंगे तो आपका 1000 मीटर में से 375 मीटर घटा देंगे 625 मीटर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी गायक हैं और कुछ संगीतकार हैं। तो यहाँ पे जो है ये आरेख दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। इस आरेख में चूंकि यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका इसमें 33 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 101 कह रहा था कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आईपीएस में उपस्थित और
उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों से परीक्षाएं ली गई हैं, उसका पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया है। अब इस चार्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन बताने हैं, हल करने हैं। तो 101 नंबर के प्रश्न में आपको इस चार्ट के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है कि सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में राज्य DEL यानी कि दिल्ली से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। MP, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, इसके सारे बच्चों का ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ जो है 15 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.20 जो है आपका यहाँ पे दिल्ली से जो है बच्चे आएंगे, क्योंकि दिल्ली से उपस्थित कुल उम्मीदवार जो है वो कितने हैं, 3500 प्लस उसमें आपके 9600 जो है टोटल अपीयर हुए थे और 6500 जो है इसमें उपस्थित हुए थे और 5800 इसमें उपस्थित हुए थे 2023 में और 4920 टोटल आपके उपस्थित हुए थे 2024 में। तो यह पूरे पाँचों साल मिलाकर 2020, 21, 22, 23, 24 में 3500, 9600, 6500, 5800 और 4920, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 30,320 आएगा। कितना आएगा, 30,320, यानी कि कुल अपीयर्ड हुए। अब राज्य दिल्ली से उत्तीर्ण कुल उम्मीदवार कितने हैं, उत्तीर्ण हुए हैं आपके 860, 760, 880, 1456 और 655। तो ये सब जोड़ लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, कुल उत्तीर्ण संख्या हो जाएगा आपका 4611। अब परसेंटेज निकाल देंगे तो 4611 बटे में हो जाएगा आपका 30,320 गुणे हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो जब इसको आप काटेंगे और जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.20%। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे 102 कह रहा है कि 50 - 23 - 12/5 धन 9 × 2 - 19 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो ये बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा, BODMAS बोर्डमास का नियम, यानी कि पहले छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे, तो छोटे ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 धन 18 - 19 बराबर ये हो जाएगा आपका 23 - 19 बराबर 4। फिर भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा आपका 12/4 बराबर ये हो जाएगा 3। और फिर मंझला ब्रैकेट जो है इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 - 3 बराबर ये हो जाएगा 20। और फिर अंत में 50 में से 20 को हटा देंगे तो 50 - 20 बराबर 30। 30 कहाँ है, ये ऑप्शन में आपका 20 यहाँ पे, ऑप्शन में भी 30 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 103 कह रहा है यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 25:29 है तो कक्षा में लड़कों का अंश क्या होगा। तो यहाँ 103 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 25/54, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 + 29 बराबर हो जाएगा 54 और लड़कों का भाग जो है यानी कि 25/54 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 104 कह रहा था कि यदि GINEART अक्षरों का उपयोग करके बनने वाला शब्द का पता लगाइए। तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेनाइट बनेगा, ये ग्रेनाइट। दिए गए सभी अक्षरों को एक साथ मिलाने पर अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनता है आपका ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 105 कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपया है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, या छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता है। कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ 105 में जो है आपका 5100 रुपया करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, देखिए SP यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 7200 गुणे हम कर देंगे 0.08, 7200 गुणे हो जाएगा आपका 0.85 बराबर ये आपका आ जाएगा 6120 रुपया। चूंकि क्रय मूल्य CP पर 20% का लाभ है तो ये आपका CP बराबर हो जाएगा, CP गुणे हो जाएगा
1.20 बराबर 6120। तो ये हो जाएगा आपका CP बराबर 6120 बटे 1.20 बराबर ये हो जाएगा आपका 5100 रुपया। हल करेंगे तो आपका आ जाएगा। आगे 106 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 54 से 144 का अनुपात क्या होगा। तो 54 से 144 का अनुपात होगा आपका 3/8 का। ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि यहाँ पे 54 बटे 144 दोनों को 18 से भाग देने पर, दोनों को क्या करेंगे, दोनों में 18 से भाग देंगे तो ये आपका 18 3 54, ये 18 8 144, तो ये आपका 3/8 अर्थात 3/8 आएगा। आगे 107 कह रहा है कि यदि 3 दशमलव स्थानों वाली संख्या को 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है गुणा करते समय संख्याओं के दशमलव स्थान आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 108 जो है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका 108 कह रहा था कि निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आपका एक क्रम दिया गया है। इसके बाद 8वां वर्ण क्या है, बाएं छोर से दूसरे वर्ण के दाईं और 8वां वर्ण क्या होगा। तो यहाँ जो है आपका अनुक्रम के सही अनुक्रम के अनुसार अगर देखेंगे तो आपका क्यू जो है ये आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे 109 कह रहा है कि अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का निवेश किया। यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि 15,360 रुपये है तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात करिए। तो 109 में आपका 3360 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे 3360 रुपये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज बराबर क्या होता है, कुल राशि माइनस मूलधन, यानी कि 15,360 में से 15,360 में से आप 12,000 रुपये घटा देंगे तो 3360 रुपये बचेगा, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको ये दिया हुआ है, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी जो है आपका रडार बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका रडार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 111 करें कि कौन सा आरेख हैलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, क्योंकि फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अलग अलग तत्व हैं लेकिन दोनों हैलोजन समूह का हिस्सा है, अतः एक बड़े वृत्त में हैलोजन के अंदर दो अलग अलग जो है वो वृत्त होंगे, जो आरेख जो आपको सी को दिखा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सी नहीं यार, सॉरी भाई, ये ऑप्शन नंबर ए, बड़े वृत्त के अंदर दो छोटे छोटे गोले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अलग अलग तत्व हैं लेकिन दोनों हैलोजन समूह के सदस्य हैं, तो एक बड़े वृत्त के अंदर यानी कि हैलोजन के अंदर दो अलग अलग छोटे छोटे वृत्त होंगे, जो आपका आरेख ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। आगे 112 कह रहा है कि 80 माइनस इसका मतलब ये जो टोटल दिया हुआ है समीकरण, इसको हल करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपका ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे, वही बॉडमास का नियम लगेगा, लास्ट में आपका जो है 75 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 75। आगे 113 कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में एक कंपनी का वार्षिक व्यय लाखों रुपए में दिए गए हैं। 2019 में 250 रुपये वेतन था, 85 रुपये परिवहन, 2.5 रुपया बोनस और 21 रुपया 2 पैसा ऋण ब्याज पर और टैक्स 76 रुपये। तो ये सब सारे थे। ऐसे ही आपका 20, 21, 22, 23 में सब दिया गया है। अब सभी वर्षों में कंपनी के कुल कर व्यय और उसके कुल ईंधन एवं परिवहन व्यय के बीच अनुमानित अनुपात क्या होगा।
तो जब इसको निकाला जाएगा x के रूप में, तो यहाँ पे आपका 10 संबंधे 13 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आएगा, राइट। हल करेंगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला 114 कह रहा था कि जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चली और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वह अपनी दूरी पर होगी टोटल जो है आपका 5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे 5 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। हल करिएगा, आपको पास मिल जाएगा। क्योंकि देखिए घर 0-0 मान लीजिए, पश्चिम में 12 किलोमीटर, बाएं दक्षिण 5 किलोमीटर, फिर पूरब 16 किलोमीटर, फिर बाएं उत्तर 2 किलोमीटर। अब घर से जो न्यूनतम दूरी होगी ना, वो पाइथागोरस प्रमेय जो लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपका लास्ट में अंतर क्या आएगा? यही आएगा, √4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बराबर √ हो जाएगा आपका 16 + 9 बराबर ये हो जाएगा √25 बराबर ये हो जाएगा आपका 5। यही 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे 115 कह रहा था कि श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ प्रतिस्थापित करेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये HT ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 116 कह रहा है कि दिए गए आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, दीर्घवृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, और समचतुर्भुज उन लोगों को दर्शाता है जो वकील के रूप में काम कर रहे हैं। आरेख में संख्याएं प्रत्येक अतिव्यापी या गैर अतिव्यापी खंड में लोगों की संख्या को दर्शाती है। ये आपका जो है पूरा आयत है जिसके बारे में बात हो रही है, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और वकील। अब ऐसे लोगों की संख्या की पहचान करिए जो केवल इंजीनियर है और किसी अन्य पेशे से जुड़े नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका 8 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकालिक वृत्त जो है ये वाली इंजीनियरों को दर्शाता है। वह संख्या जो केवल दीर्घ वृत्त में है और किसी अन्य आकृति, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज को नहीं छू रही है, तो वो कौन सी है? 8 है। तो यहाँ पे 8 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 117, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुस्तक और चरमोत्कर्ष के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख का प्रतिनिधि करता है? तो यहाँ जो है आपका 117 नंबर क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। सभी कहानी पुस्तकों का ही एक प्रकार है और चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स हर कहानी पुस्तक का हिस्सा होता है, इसलिए तीनों एक दूसरे के अंदर संकेंद्रित वृत्तों में रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका तीनों एक ही वृत्त के अंदर रहेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे ये जो गोला थोड़ा सा फोटो छोटा हुआ है, ये तीनों एक ही वृत्त के अंदर रहेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 118 कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, 1 वर्ष बाद राशि ज्ञात करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 12,484.8 रुपये आपका राइट आंसर है, क्योंकि R बराबर 4% दिया है और इसका सूत्र चक्रवृद्धि मिश्रधन है। क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन है। इसको हल करेंगे ना तो बहुत सिंपल है ये। आप सीधे यहाँ पे 12,000 गुणे 1 धन 2/100 स्क्वायर, और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,000 गुणे 1.0404। जब इसको हल करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा 12,484.8। यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 119 करें कि किसी वस्तु को 1,500 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 1,625 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य और
क्रय मूल्य सीपी दोनों विक्रय मूल्यों का औसत होता है। तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका 1500 प्लस 1000 बटे में हो जाएगा आपका 2। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1250 रुपया, 1250 रुपया। अब 30% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 30% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य 1250 गुणे 1.30 बराबर ये हो जाएगा आपका 1625 रुपये। यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 120 करें कि उस अक्षर समूह का चयन करिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 181 क्यू भी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 193 191 ये सब क्या है, ये घटते क्रम में है। अभाज्य यानी कि प्राइम संख्याओं की श्रृंखला है, तो 191 से छोटी ठीक अभाज्य संख्या आपका 181 होती है। तो यहाँ पे आपका पहला अक्षर W-3, दूसरा अक्षर Z-2 और Z-2 होगा। तो यहाँ पे लुप्त पद जो है वो 181 क्यू भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन 4 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सेक्शन 4 मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग वाला। 121 में कह रहा है कि तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट रुपये 12 करोड़ के 5 विभिन्न चैनलों में प्रतिशत विवरण को दर्शाती है। तो ये पूरा आपका वार्षिक विवरण दिया हुआ है। इसमें आप डेटा के आधार पर देखेंगे तो डेटा के आधार पर इवेंट और पब्लिक रिलेशन पर संयुक्त खर्च और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च किए गए राशि के बीच रुपये लाखों में अंतर कितना है। यहाँ पे देखिए पूरा पब्लिक रिलेशन में कितना हो रहा है, इवेंट्स में कितना हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया और टीवी पर कितना खर्च हो रहा है। तो इसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 24 लाख रुपये आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन में आपका डी 24 लाख रुपया, क्योंकि कुल बजट जो है वो लगभग आपका 12 करोड़ रुपए का है, यानी कि 1200 लाख रुपए। तो इवेंट पर 15%, पब्लिक रिलेशन 15%, संयुक्त खर्च जो है वो आपका 15-30% हो जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का 28%। तो यहाँ पे बहुत सिंपल दोस्तों, रुपयों में जो अंतर आएगा ना 1200 लाख, यानी कि 1200 लाख का 2% निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुणे 2/100, 12 दूनी 24 लाख रुपया। यही आपका ऑप्शन नंबर डी 24 लाख रुपया करेक्ट हो जाएगा। 122 कह रहा है कि दिए गए तालिका में कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों में 2024 और 25 में की गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग करें। ये आपका C1 C2 C3 ऐसे पूरा दिया गया 2024-25 का डेटा। अब इसमें दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की कुल बिक्री और शाखा C5 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे 25 संबंधित 17 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शाखा C3 की कुल बिक्री 2024-25 में कितना है 25 + 100 यानी कि 125 लाख रुपया है, और शाखा C5 की कुल बिक्री 2024-25 में 35 + 50 यानी कि 85 लाख रुपया है। तो अनुपात हो जाएगा आपका, देखिए एक बार समझ लीजिए, शाखा C3 जो है इसमें C3 की कुल बिक्री 2024-25 में कितनी है 25 + 100 बराबर 125 लाख रुपया है, और शाखा C5 का जो है 35 + 50 बराबर 85 लाख। अब अनुपात इसका जब निकालेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 125 संबंधे 85 बराबर हो जाएगा आपका 25 संबंधे 17। दोनों को 5 से जब काटेंगे ना तो आपका ये 25 × 125 और 17 × 5 17 85, यही 25 संबंधी 17 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे 123, एक कोचिंग संस्थान ने 250 छात्रों से उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया और इस वेन आरेख में दिखाया। ये जी और नीट की परीक्षा है, कितने छात्र जी और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो है टोटल आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10, क्योंकि देखिए वेन आरेख के अनुसार तैयारी करने वाले कुल छात्र केवल जी वाले हैं कितने 120, और
जी और नीट वाले कितने हैं दोनों 40 और केवल नीट वाले हैं आपके 80। तो यहाँ किसी न किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले कुल छात्र जो है वो आपके कितने हैं 120 प्लस 40 प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा 240 टोटल छात्र हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 240 छात्र हैं। तो कुल सर्वेक्षण किए गए छात्र जो है वो कितने हैं आपके 250। यहाँ पे 250 दिया हुआ है तो 250 में से हम माइनस कर देंगे 240 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 छात्र ऐसे होंगे जो किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आगे 124 करें कि वह विकल्प चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10,947। क्योंकि अंकों का योग अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी भाग मतलब अंकों का योग करके तो यहाँ पे आपका 10,303 जो है यह आपका इसमें 7 आएगा। इसमें आपका बी में जब करेंगे तो यह 13 आएगा। सी में आपका 21 आ रहा है, यह 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। और डी जो है ये आपका 11, यानी 7, 13, 11। इसका 7 आएगा, इसका 11 आएगा, इसका नहीं, इसका 7 आएगा, इसका 13 आएगा और इसका 11 आएगा, इसका 21 आएगा। तो ये 7 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित 9 होने वाले 7 जो है ये किसी से विभाजित नहीं होगा, 13 भी किसी से विभाजित नहीं होगा, 11 भी किसी से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 21 जो है ये तो विभाजित हो जाएगा ना, 3 7 21 या 7 तरीके 21, तो विभाजित नहीं होना, संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 125 कह रहा था कि एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा, मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की माँ है, वह लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है। तो करण ने कहा मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की माँ है, वह लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है, तो वो बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ बहन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यानी कि करण के पिता से विवाहित महिला यानी करण की माँ उस लड़की के भाई की माँ है। इसका अर्थ है कि करण की माँ ही इस लड़की की भी माँ है, अतः वह लड़की जो है करण की क्या हुई, बहन हुई। आगे 126 कह रहा है कि प्रिया और नेहा का वेतन क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपये की वृद्धि के बाद उनके नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। नेहा का पिछला वेतन क्या था, तो पिछला वेतन उसका था 49 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे ना, मान लीजिए कि माना वेतन 5x और 7x है, तो प्रश्न के अनुसार 5x प्लस 35,000 प्लस बटे हो जाएगा 7x प्लस 35 है, तो 11/55 आ जाएगा ये। अब तिरछा गुणा जब करेंगे ना तो इसमें आपका नेहा का जो पिछला वेतन आ जाएगा वो 7,49,000 रुपये आपका आएगा। हल करिएगा, बहुत सिंपल आंसर है, निकल जाएगा। आगे 127 कह रहा था कि एक निश्चित कोड में किलर को प्रूवी और रनर को IMF में लिखा जाता है, तो उसी कोड में नंबर को कैसे लिखा जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि A का Z से, B का Y से, K का P से, तो यहाँ पे उल्टा नंबर हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अंग्रेजी के उल्टा अक्षर का प्रयोग हुआ है। आगे 128 कह रहा है कि रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें और नीचे से 9वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, 22 आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कि कुल छात्र जो है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, यानी कि आपका हो जाएगा ऊपर से स्थान कुल छात्र जो है वो कितने हैं 14 + 9, यानी कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 इसका सूत्र होता है। तो 14/9 -1 हो जाएगा, यानी कि आपका 23 - 1 बराबर 22 आपका ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 129 यदि पूर्व दिशा को ठीक 45 डिग्री वामावर्त घुमाकर उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए तो पूर्व और उत्तर के बीच में तो उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो ये करती है आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में दिशा को 45 डिग्री वामावर्त मतलब क्या होता है बाईं ओर, तो बाईं ओर घुमाया गया है। तो जब दक्षिण दिशा को 45% वामावर्त यानी कि बाएं ओर घुमाएंगे तो वह दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट बन जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे दक्षिण ईस्ट दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। आगे 130 कह रहा है कि दिए गए कथन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कथन से P बराबर भी, यहाँ पे दिया हुआ कथन P बराबर भी और भी का जो है भी जो है वो
क्यू से क्या है, बड़ा है, तो क्यू से बड़ा ए है, ए से बड़ा ई है और ई से बड़ा बी है, इसलिए पी जो है वो क्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसका अर्थ है क्यू पी से, क्यू जो है वो पी से छोटा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्यू पी से छोटा। 131 दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जिसमें अक्षर उसी संबंध का पालन करते हैं जैसा कि दिए गए समूह में। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है के एम पी बी डी जी, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ई जी जे, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है वो के आपका आता है अंग्रेजी में 11 नंबर पे, यम आता है 13 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे। तो यहाँ +2 +3 हुआ है पैटर्न में। तो यहाँ पर वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बी डी जी जो हुआ है ना, बी डी जी इसमें 5, 7 और 10 हुआ है। तो यहाँ भी +2 और +3 है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ई जी जे। अगला 132 कह रहा है कि यदि ए का अर्थ धन है, बी का अर्थ ऋण है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे 120 इसका मान ज्ञात करिएगा। तो यहाँ जो है 685 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से आप लगाएंगे बॉडमास का नियम, तो चिन्ह बदलने पर क्या होता है, देखिए 112 × 6 धन 58 भागा 2 - 16। तो ये बॉडमास के नियम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 112 × 6 धन 29 - 16, फिर ये हो जाएगा आपका 672 + 29 - 16 यानी कि 701 - 16 बराबर 685। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 133 कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करिए। तो लुप्त अक्षर यहाँ पे कौन सा है, इसको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो लुप्त अक्षर जो है वो हो जाएगा आपका यू आर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले अक्षरों का जो क्रम है वो जेड 26 नंबर पे आता है। जैसे अंग्रेजी में टोटल 26 वर्ड है, तो जेड 26 नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे है, और इसी प्रकार से आपका 21 नंबर पे आपका ये क्यू एम आता है। तो यू आर जो है दूसरे अक्षरों का जो क्रम होगा ना, उसमें सही उत्तर आपका यू आर आएगा। आगे 134 का राय कि 100 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाता है कि उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक पसंद आया। इस आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करिए जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी पसंद नहीं आया है। ये आपका पूरा चित्र दिया गया है, अब इसके हिसाब से आपको बताने हैं। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, क्योंकि यहाँ पे आरेख में दिखाई गई सभी संख्याओं का अगर योग करेंगे जो कम से कम एक फल पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपका 18 + 20 + 8 + 5 + 7 + 10 + 25 और ये टोटल आपका 93 हो जाएगा। देखिए आप जोड़ के देख लीजिए, 18 + 20 + 8 + 5 + 7 + 10 + 25 बराबर ये हो जाएगा आपका 93। तो 100 में चूंकि कुल लोग कितने हैं, 100 हैं, तो 100 में से हम 93 घटा देंगे तो आपका 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए अक्षरांकीय अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो है अगला पद क्या होगा, यहाँ पे तो इसमें अगला पद होगा आपका U11, क्योंकि इसमें जो है इसमें C + 3 F + 4 J + 5 O + 6 और U आ रहा है। तो इसमें संख्या जो है वो क्रमशः 2, 3, 5, 7 यानी कि अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 11 है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, U11। 136 का किसी विशिष्ट कूट भाषा में वाटर शब्द को इस तरीके से लिखा गया है, तो फायर शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट में अर्थ शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ जो है लिखा जाएगा उसको ऑप्शन नंबर बी 7 - 3 20 - 22 - 10, क्योंकि प्रत्येक अक्षर की जो प्लेस वैल्यू है पोजीशन में +2 किया गया है। इसे W 23 धन 2 बराबर 25, ए में A1 + 2 बराबर 3, T 20 + 2 बराबर 22, E 5 + 2 बराबर 7, R 18 + 2 बराबर 20। इसी तरह अर्थ का जब निकालेंगे तो आपका
7 3 20 22 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 137 कह रहा है कि यदि 21 जनवरी 2021 को गुरुवार था तो 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मंगलवार आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिनों की गणना जब हम करते हैं तो जनवरी यानी कि 10 प्लस फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 3 बराबर टोटल कितने होने हैं आपके? 194 दिन। अब 194 को 7 से जब भाग देंगे तो विषम संख्या यानी कि ऑड डे निकल के आएगा। तो 194 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 194 भागा 7 बराबर 27 सप्ताह, 27 सप्ताह प्लस 5 दिन शेष हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गुरुवार प्लस 5 दिन बराबर मंगलवार। तो मंगलवार आपका करेक्ट हो जाएगा। 138 करेगी, यदि किसी संख्या को 2/3 7800 का 60% है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 7020 7020। ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं संख्या क्या है? x है। तो x गुणे 2/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 7800 गुणे 60/100। अब ये हो जाएगा आपका x गुणे 2/3 बराबर 4680 रुपये। 78 का 60 से गुणा करके 4680 आ जाएगा। अब आपका x बराबर हो जाएगा आपका 4680 गुणे 3 बटे हो जाएगा आपका 2, यानी कि इसको जब काट देंगे 2 से काट देंगे तो आपका ये होगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2340 गुणे 3। तो 2340 गुणे 3 बराबर आपका 7020 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे 139 कह रहा है कि जैकब एक पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है और ओलिविया दाईं ओर से 225वें स्थान पर है। उनके बीच एक व्यक्ति है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जो है आपका 720 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या को एक यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस नहीं है, क्योंकि इसमें विकल्प बड़े हैं। तो कुल संख्या बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान के बीच प्लस बीच होगा। तो 375 प्लस 225 प्लस 120, तो 720 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 140 कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले जोड़े के बीच का संबंध दूसरे जोड़े के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है 136.8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या को 1.8 से गुणा किया गया है या 18/10 से। तो 67 गुणे क्या हो जाएगा? 67 गुणे 1.8 बराबर ये हो जाएगा 120.6। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 76 गुणे 1.8 बराबर ये हो जाएगा 136.8। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 141 करें कि एमिली रयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। रयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है? तो ये हो जाएगा आपका बेटा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एमिली मिस्टर थॉमस की बहू है और रयान की ननद यानी कि भाभी, सिस्टर इन लॉ है। तो एमिली की शादी रयान के इकलौते भाई डैनियल से हुई है। इसका अर्थ है डैनियल और रयान दोनों मिस्टर थॉमस की संतान हैं। अतः रयान मिस्टर थॉमस का बेटा या बेटी है। तो विकल्पों में बेटा दिया गया है, तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 142 कह रहा है कि उस अक्षर को खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और आर अक्षरों के स्थानों के औसत के बराबर हो। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यल। क्यों? क्योंकि एफ का स्थान बराबर है 6, एफ का स्थान बराबर है 6 और आर का स्थान है 18 अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार। तो औसत जो निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 18/2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। तो यहाँ पे आपका 12 नंबर पे 12वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है? यल आता है। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एफ आपका किस नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे आएगा। 18 आपको कितने नंबर पे? आर जो है आपका 18 नंबर पे आता है। 143 करेंगे पी और क्यू भाई बहन है, जिनमें पी भाई है, आर पी का पिता है, क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है, जिसका एस नाम का एक भाई है। एस की बहन का पिता यू और यू का आर से संबंध क्या होगा?
तो यहाँ दामाद होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू भाई बहन है और आर उनका पिता है। क्यू की बेटी टी और बेटा यश है, यानी यश और टी क्या है, भाई बहन है। यश की बहन यानी टी का पिता यू है, इसका मतलब है कि यू क्यू का पति है। चूंकि आर क्यू का पिता है तो क्यू का पति यू यानी कि आर का क्या है, सन इन लॉ यानी कि दामाद होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 144 कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सही जल छवि क्या होगी। तो ये जो छवि बनाई गई है, तो यहाँ जो है आपका पानी में कैसा दिखेगा, देखिए टी उल्टा कैसा दिख रहा है, क्यू की पूंछ जो है वो कैसी दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही बनेगा आपका पानी में। एक 145 व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका पूरा व्यवस्था दिया गया है। दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 846 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 846 है। इसका दूसरा अंक क्या है 4 है, और सबसे छोटी संख्या आपका 165 है। इसका दूसरा अंक क्या है आपका 6 है। तो यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 146 कह रहा है कि दिए गए संबंधों पर विचार करिए। तो ये पूरा संबंध दिया गया है आपका चारों। अब इसका आपको कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि टी आर और एस का पुत्र है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टी परसेंटेज आर हैज संबंध का यस, क्योंकि आर पत्नी है और यस पति है और टी उनका पुत्र है, अतः विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 कह रहा है कि यदि शब्द ब्रेन का संख्यात्मक मान 44 है तो हार्ट का संबंधित मान क्या होगा। तो यहाँ 52 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि अक्षरों के मानों का योग अगर योग किया जाए तो देखिए बी जो है वो 2 नंबर पे आता है। अंग्रेजी में 1 2 3 4 अगर गिनेंगे तो 126 तक वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, तो बी 2 नंबर पे आएगा। आर आपका 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आएगा, आई जो है वो आपका आई आता है 9 नंबर पे, और यन आता है आपका 14 नंबर पे। यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल 44 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 18 9 और 14। उसी प्रकार अगर हीट को देखेंगे तो यच आता है आपका 8 नंबर पे, ई आएगा 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, और टी आता है आपका 20 नंबर पे। तो टोटल आपका ये हो जाएगा 52 जोड़ने पे। ये आपका 52 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 52 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 8 5 1 18 और 20 जोड़ दीजिए, आपका 52 आ जाएगा। आगे 148, दो संख्याओं का महत्तम समप्रतक कितना है 48 है, और उनका लघुत्तम समप्रतक है आपका 3456। यदि उनमें से एक संख्या 768 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे, देखिए इसमें सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 216, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसको हल करिएगा तो आपका आएगा, देखिए कैसे आएगा। सबसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM, यानी कि आपका 768 गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 48 गुणे 3456। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 4856 नहीं 4856 नहीं 48 गुणे 3456 बटे में हो जाएगा आपका 768। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा 3456 बटे 16 बराबर 216 आपका ही राइट आंसर आ जाएगा। 149 का है कि यदि x, y, z और w 4 क्रमांक विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 54 है तो x धन w बराबर y धन z के बीच का अंतर क्या होगा। तो 149 नंबर के प्रश्न में आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि औसत 54 है तो इसके दोनों ओर की विषम संख्याएं 51, 53, 55 और 57 होंगी। तो x बराबर अगर 51 है, y बराबर 53, z बराबर 55 और w बराबर 57 है तो इसको जब हल करेंगे तो 108 में से 108 घटाएंगे, 108 माइनस 108 बराबर ये 0 आएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 150 कराए कि दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जिसमें संख्याओं के बीच के संबंध दिए गए समूह के समान है। तो यहाँ पे समूह जो है आपका कौन सा होगा, तो यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएगा 23, 29, 31, क्योंकि यहाँ पे 43, 47 और 53 लगातार आने वाली 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 61, 67, 71 भी लगातार 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन विकल्पों में से केवल 23, 29, 31 ही लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 151 करेंगे। एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यात्रा की औसत गति यानी लगभग में क्या होगा। तो यहाँ लगभग में 61.54 ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि औसत गति देखिए जब समान दूरी अलग अलग चाल जैसे कि x और y से तय की जाती है तो औसत गति हो जाता है आपका 2xy अपान x प्लस y। औसत गति बराबर, तो यहाँ जब इसका मान रख देना है 2 गुणे 50 गुणे 80 बटे हो जाएगा आपका 50 धन 80 बराबर ये हो जाएगा आपका 8000 बटे 130, यानी कि 1 0 से 0 कट जाएगा तो 800 बटे 13 बराबर 61.538 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी 61.54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। 61.54 घंटा, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हल करने पे आपका 61.54 घंटा करेक्ट हो जाएगा। 152 कह रहा है दोस्तों कि दिए गए सादृश्य को पूरा हल करने वाले सही विकल्प का चयन करिए। नोट, पहला अक्षर संख्या दूसरे समूह अक्षर संख्या समूह से किसी निश्चित तरीके से संबंधित है, इस संबंध को पहचानिए और चौथी अक्षर संख्या समूह को ज्ञात करने के लिए तीसरे अक्षर संख्या समूह पर समान पैटर्न लागू कीजिए। तो ये आपका पैटर्न दिया गया है, ये यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी Z10 M13 P16, क्योंकि यहाँ संख्याएं सिर्फ अक्षरों की प्लेस वैल्यू है। पैटर्न है प्रत्येक अक्षर में 1 घटाया गया है यानी कि -1 किया गया है। M से L, P से O और S से R। उसी तरीके से K-1 करेंगे तो J आएगा, N-1 करेंगे तो M आएगा, Q-1 करेंगे तो P आएगा। इसी प्रकार Z10 M13 P16 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। 153 करें कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे लुप्त संख्या क्या आएगा, ये आएगा आपका 163 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पैटर्न जो है वो गुणे 2 + 5 का है, गुणे 2 + 5 यानी कि यहाँ पे देखिए 16 गुणे 2 + 5 बराबर ये हो जा रहा है आपका 37, फिर 37 गुणे 2 + 5 बराबर हो जा रहा है आपका 79, फिर आपका 79 गुणे 2 + 5 बराबर हो जा रहा है आपका 158, अब +5 कर देंगे तो ये आपका 163, यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 154 ये आपका दिया हुआ कि यदि ये i बराबर 6 @ बराबर 4 हैश बराबर 3 है तो i हैश गुणे @ का मान ज्ञात करिए।
तो यहाँ जो है -6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका बॉडमास के नियम के हिसाब से 6 - 3 × 4, तो बॉडमास के अनुसार पहले गुणा होता है, तो 6 - 12 बराबर -6 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 155 वह शब्द चुने जो बाकी शब्दों से अलग है। तो यहाँ पे नमक जो है वो आपका अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दही और दूध डेयरी उत्पाद है, जबकि नमक क्या है? खनिज है, जो बिल्कुल इनसे अभिन्न है। आगे 156 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, यह मानते हुए कि दर्पण XY रेखा के अनुदिश स्थित है। तो यहाँ पे जो है उल्टा शीशा में कैसे दिखेगा ये अक्षर, तो ये शीशा में आपको जो दिखेगा ये ऑप्शन में डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 157 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बताना है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या आपका हो जाएगा 9573.25। ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पिछली संख्या को, इसमें क्या हुआ है कि प्रत्येक पिछली संख्या को 2 से भाग दिया गया है, यानी कि आधी की गई है। जैसे कि आपका 19,146.5/2 करेंगे ना, तो ये आपका 9573.25 आएगा। प्रत्येक संख्या को जो है दूसरे से काटा गया है, यानी कि आधे से भाग दिया गया है। 7658 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। अब 29,293 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये आएगा, और फिर इसको 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। यही पैटर्न है इसका। 158 का निम्नलिखित विकल्पों में से अलग चुनिए। अलग कौन सा है इसमें? ऑड, तो ये है आपका 283/105, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यदि आप ए बी और डी को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को सरल करेंगे तो सभी का मान 2.2 या 11/5 आ रहा है। सभी का मान क्या रहा है? 2.2 या 11/5 आता है, परंतु 283/105 का मान कितना आ रहा है? 2.69। तो ये क्या है? विषम है, यानी कि यही आपका अलग हो रहा है। 159 कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई हैं। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति रानी किस प्रकार संबंधित है? तो रानी से किस प्रकार संबंधित होगा? वो हो जाएगा उसका चाचा। ऑप्शन नंबर आपका बी, चाचा। क्यों? क्योंकि पिता का भाई रिश्ते में क्या होता है? चाचा, यानी कि पेरेंटल अंकल लगता है। 160 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। अक्षरों का प्रत्येक समूह एक पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है। विकल्पों में से वह समूह चुने जो समान परिवर्तन का अनुसरण करता है। तो ये आपका पूरा अनुसरण करने के लिए दिया है। तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिंग, SKOIGNIR। देखिए इसमें पहले से दूसरे का पैटर्न क्या हो रहा है? +1 +2 फिर +1 फिर +2, यानी कि यस का संबंध जो है, देखिए यस में 1 जोड़ेंगे तो आपका टी आएगा, फिर ई में 1 जोड़ेंगे तो आप ई में 2 जोड़ेंगे तो जी आएगा, फिर ए में फिर 1 जोड़ेंगे तो बी आएगा, फिर टी में फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका भी आएगा। तो +1 +2 +1 +2 का श्रृंखला चल रहा है। तो इसमें तीसरा शब्द पहले शब्द यानी कि सीट का एकदम उल्टा होगा। ठीक है, तो यही नियम विकल्प डी में लगता है। तो विकल्प डी में जब नियम लगाएंगे तो R+1 है, R+1 बराबर यस हो जाएगा। फिर यस आई में +2 करेंगे तो के आएगा, एन में +1 करेंगे तो ओ आएगा, और जी में +2 करेंगे तो आई आएगा। तो रिंग का उल्टा क्या होता है? GNIR। यही आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा ये जो पूरा पेपर था आज हम लोग जो हल किए हैं, ये आपका यूपीएसआई 14 मार्च 2026 का पूरा 160 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है और साथ में उसको आंसर की बताया है सॉल्व करते हुए विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से। तो दोस्तों ये आपका यूपीएसआई 14 मार्च 2026 प्रथम पाली शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है उसका सभी 160 प्रश्न का पूरा ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो ये आपको पूरा सोल्यूशन वीडियो मैंने दिया है, केवल आंसर मैंने नहीं बताया, पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूं ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर अभी इतना जल्दी कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी तक सभी लोगों ने जो है केवल आंसर बताया है, लेकिन मैंने आपको पूरा व्याख्यात्मक तरीके से बताया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।